but one family can never be pure. Behind the temple, Jamna and her husband clean the temple's surroundings. They must also perform the dirtiest task of all. They are obliged to manually remove the excrement of all the higher castes. With tin plates and weed brooms, they collect the feces from open defecation sites, private homes, and dry latrines, a form of toilet where excrements must be scraped through holes and open drainage lines. जब से मेरी शादी हुई, मेरी सास ने काम करती, गंदी मेला उठाती, तो मेरी सास मेरे को बोली ये काम अपना कर्म है, अपन को करना है, इसलिए तो जब मेरे सास ने बोला तो जब से मैं ये काम कर रही हूँ, मेला उठा रही। The impurity of her caste's occupation has dictated every aspect of her life. She cannot physically touch, sit next to, or share the same water source as any other village member who see her as inherently polluted. The bread she collects is the primary source of food for Jamna and her family. हमारी लड़की शादी होकर जाएगी तो करेगी वो तो कैसे वो आगे वो करता है सास से करता है तो वो भी करेगी वही करेगी वो तो वो करेगी वो जागीर का तो काम करेगी वो घर पे बैठी क्या करेगी। Jamna is not a unique case. She is one of over 1 million manual scavengers who clean the excrements of their villages across India. Generation after generation, this task is passed on through the Valmiki women, who become the breadwinners of their families. In addition to cleaning human excrements, these women are charged with other polluting tasks, including the disposal of dead animal carcasses without any protection, leaving them exposed to diseases and numerous skin infections. Their children also bear the consequences of their mother's dirty work at school, where they are made to sit at the back of the classroom and deemed so polluted that they are not allowed to touch books. Oppressed by their caste and by their gender, these women are particularly targeted for sexual violence and other forms of atrocities, and are forced by their families and their communities to continue this denigrating practice. अभी गंदी का काम ही सब मरता डी में वो इस काम में मरेगा जब छूटेगा। आपने अभी जो एक वीडियो देखा, ये वीडियो में आपको लगा होगा कि ये सिर्फ एक कोई महिला की कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन असल में हम देखें तो हमारे देश में आज भी लाखों ऐसी महिलाएं हैं जैसे जमुना थी, जो लोगों का मल, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वो उठाते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं गांव से। और ये समस्या सिर्फ एक कोई जिले की नहीं है जहां जमुना रहती हैं राजस्थान में, ये समस्या राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और जहां हम बैठे हैं आज दिल्ली में भी है। काफ़ी सारे बड़े शहर जैसे बॉम्बे, बैंगलोर, वहाँ पे भी है। तो ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये समस्या सिर्फ एक जमुना की नहीं है, ये पूरे देश की है। और लाखों लोग, खासकर जो दलित महिलाएं हैं, वो इस काम में लगी हुई हैं। और आज जो हम बोल रहे हैं कि देश को आज़ादी मिले तकरीबन 6 दशक से ज़्यादा हो गया, हमारे देश में एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी लोगों को मजबूरीवश ये काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, उनकी मजबूरी क्या है, वो क्यों ये काम कर रहे हैं? तो एक जो सबसे बड़ी मजबूरी है दोस्तों उनकी, वो मजबूरी है कि वो एक ऐसी जाति से आते हैं जिसको ये काम करने के लिए विवश किया जाता है, जिनको मजबूर किया जाता है कि उनको ये काम करना होगा। और ये जो जातियां हैं, इनको हम अपने गांव के भाषा में या हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं शब्द अनटचेबल या अछूत। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बात को अलाउ नहीं करता है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अछूत है या अनटचेबल है, लेकिन प्रैक्टिस में ये अभी भी हो रहा है कि लोग छुआछूत का सामना करते हैं, अनटचेबिलिटी का सामना करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं, जैसे जमुना कर रही हैं, और देश में लाखों लोग और जो दूसरे हैं जो इस तरह के काम में लगे हैं वो कर रहे हैं। साथियों, जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो पूरा इशू है, क्योंकि काफ़ी बार जब हम लोगों से बात करते हैं लोगों को पता नहीं होता है कि क्या है मुद्दा। तो मुद्दा ये है साथियों कि काफ़ी सारे लोगों को अभी भी दूसरों का मल उठाना पड़ता है और उसको गाँव के बाहर फेंकना पड़ता है।
हमारे देश में काफ़ी सारे प्रोग्राम सरकारों के चले हैं जो कि सैनिटेशन पे बेस्ड थे कि फ्लश टॉयलेट कंस्ट्रक्ट होंगी और ये प्रैक्टिस खत्म होगी। और आज भी आप देखेंगे पिछले 1 साल से जो केंद्र सरकार है उनका एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है जो सैनिटेशन को लेके है। लेकिन इन सारे कार्यक्रमों के बावजूद भी जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा कोई बदलाव आया नहीं है। देश में तकरीबन 10 से 12 लाख लोग अभी भी दूसरों का मल उठाते हैं। और ये जो प्रैक्टिस है दोस्तों, ये सिर्फ लोगों के घरों में नहीं है। आप अगर इंडियन रेलवेज को देखेंगे तो ये रेलवे स्टेशन पे हम में से काफ़ी सारे लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते होंगे। तो ट्रेन में जब हम बैठते हैं वो मल पटरी पे गिरता है और किसी ना किसी इंसान जो जमुना की तरह होगा उसको वो मल वहाँ से उठाना पड़ता है। तो ये सवाल सिर्फ लोगों के घरों में जो कच्चे शौचालय हैं, ड्राई टॉयलेट है, उन तक नहीं है। ये सिर्फ सवाल वहाँ तक नहीं है जहाँ पे टॉयलेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये सवाल हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो रेलवेज है या डिफेंस कंटोनमेंट एरियाज है, वहाँ पे ये सवाल है जिसके वजह से लोगों को इस तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। साथियों, सरकारों ने काफ़ी सारे कार्यक्रम अभी तक चलाए हैं। अगर हम देखें तो देश में एक जो सबसे पहला एक कानून बना था 1955 में, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, वो कानून कहता है कि किसी भी इंसान को आप दबाव बना के उससे काम नहीं ले सकते, फोर्स लेबर नहीं करा सकते, बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकते। ये कानून बने को तकरीबन 60 साल के आसपास का वक्त बीतने वाला है, लेकिन इस कानून के बावजूद भी ये काम चल रहा है। अगर हम देखें, आज़ादी के पहले भी इस मुद्दे पे काफ़ी सारे लोगों ने काम किया, बातचीत की। आज़ादी के बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान को गरिमा से जीने का अधिकार है, डिग्निटी से जीने का अधिकार है। और 1993 में केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया कि मैला ढोने के प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। उस कानून को पास हुए भी काफ़ी साल बीत गए, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी लोगों को ये काम करना पड़ता है। और जो ये काम करते हैं उनको कई तरह की छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन या अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है। काफ़ी सारे लोगों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं ये समस्या तो गांव की है। असल में ये समस्या गांव की नहीं है। अगर 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई, उनके आंकड़ों पे हम नजर डालें तो काफ़ी सारे ऐसे बड़े शहर हैं, इवन दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, जो बड़े शहर हैं, और काफ़ी छोटे शहर या जो कस्बे हैं, वहाँ पे अभी भी ड्राई टॉयलेट है। तकरीबन हमारे देश में सेंसस के आंकड़ों के मुताबिक 26 लाख से ज़्यादा ड्राई टॉयलेट है, कच्चे शौचालय हैं, जहाँ किसी ना किसी इंसान को वो मल साफ करना पड़ता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़े पैमाने पे ये नंबर जो सेंसस में आया, ये एक बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन असल नंबर बहुत ज़्यादा है। तो हमारे हर जगह में, बड़े शहर हो, छोटे गांव हो, वहाँ पे ये प्रैक्टिस है। और जो लोग ये काम करते हैं उनको कई तरह की जो छुआछूत का शिकार होना पड़ता है। तो जब हम इस पे भी बातचीत करते हैं लोगों से कि हाँ ये छुआछूत हो रही है, लोग मानते नहीं। लोग कहते हैं ज़माना काफ़ी बदल गया है, अब तो छुआछूत होती नहीं है। 1 साल पहले एक स्टडी हुई है, वो स्टडी की है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने, जो कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है देश का। उन्होंने ये जो स्टडी करी, उसमें उन्होंने जो गांव में और शहरों में लोगों से पूछा कि क्या आप अनटचेबिलिटी में बिलीव करते हो, क्या आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो। तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे। जो लोगों ने माना, जो शहरों में लोग रहते हैं, ऐसे 20% लोगों ने माना कि हाँ मैं अनटचेबिलिटी में बिलीव करता हूं या बिलीव करती हूं। और जो गांव में रह रहे हैं, ऐसे 30% लोगों ने माना कि वो अभी भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। तो साथियों, ये बातें इतिहास की नहीं है कि पहले ऐसा होता था, आज भी ये हो रहा है। आज भी लोगों को छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी का शिकार होना पड़ता है और हर दिन उससे जूझना पड़ता है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो बेस्ड ऑन कास्ट है, वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है। आपने फिल्म में देखा कि जब बच्चे उस परिवार में होते हैं तो उनको भी मजबूरीवश ये काम करना पड़ता है, जिसको अनक्लीन ऑक्यूपेशन या हम गंदा काम मानते हैं, वो उनको करना पड़ता है। और जब वो स्कूलों में जाते हैं, मध्य प्रदेश के एक गांव में हम गए, गुना डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे एक लड़की को स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी माँ ये काम करती थी। और जब वो स्कूल में जाती थी तो जो दूसरे बच्चे हैं या टीचर हैं उसको भंगन बोलते थे। भंगन मतलब कि जो मैनुअल स्क्वेंजर का वहाँ का जो नाम है, जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में जो कास्ट लगी है, उनको भंगी बोलते हैं, इसलिए वो बच्चे को भंगन बोला जाता था। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये तो एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है जो लोग कर रहे हैं, और उनको इस समाज से अलग ले जाने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए। तो साथियों, वो बच्ची को स्कूल छोड़ना पड़ा कुछ दिनों के बाद में। और इस कम्युनिटी में 5% लोग ही हैं जो 5वीं तक पढ़ पाते हैं। बाकी सभी बच्चे स्कूल से पुश्ड आउट होते हैं, उनको फोर्सफुली स्कूल से बाहर कर दिया जाता है थ्रू डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी। तो साथियों, ये एक हालत है हमारे समाज की, या जो लोग इस तरह के कामों में लगे हैं उनकी।
और इस पे काफी सारा काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, काफी काम हुआ, सरकारों ने काम किया, लोगों ने काम किया। साथियों, गांधी जी ने एक मॉडल पेश किया था गुजरात में कि अपना जो मल है वो लोग खुद साफ करें, लेकिन गुजरात में आज की तारीख में भी मैला ढोने की प्रथा चल रही है। वहां पे हाईकोर्ट को इस पे सो मोटो लेना पड़ा। इसके अलावा अगर हम कानूनों को देखें, कानून भी हमारे पास काफी सारे बने हुए हैं। तो परेशानी ऐसी है कि इच्छा शक्ति का अभाव है। इच्छा शक्ति का अभाव सरकारों में जिनको इन कानूनों को लागू करना है, और इच्छा शक्ति का अभाव इंसानों में, मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं जो यहां बैठे हैं, क्योंकि हम इस तरह के मुद्दों पे बातचीत करते हैं 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, थोड़ा शोक भी व्यक्त करते हैं कि हमारे देश की हालत अभी भी इतनी बुरी है, इस तरह का लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो आधा एक घंटे के बाद हम भी भूल जाते हैं और हम वैसे ही अपनी जिंदगी फिर से जीने लगते हैं। और जो लोग इस काम में लगे हैं वो अपनी जिंदगी वैसे जी ही रहे हैं। तो सवाल ऐसा है कि इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल कि जो इस काम में लगे हुए लोग हैं उनकी आबादी काफी कम है। आबादी काफी कम है, इसलिए उनके साथ छुआछूत होती है। अगर हम देखें कि स्कूलों में, तो स्कूलों में प्लेट्स पे उनके कलर किया हुआ है, रेड कलर का से उस पे कलर किया है कि ये जो प्लेट है वो एक दलित बच्चे की है, और जो ब्लू कलर है या जो ग्रीन कलर है वो नॉन दलित बच्चों को उस कलर के प्लेट्स में खाना दिया जाता है। और ये रियलिटी है। अगर वो बच्चे ऐसे मटके से पानी पी ले जिसमें नॉन दलित बच्चों को पानी पीना है, तो वो मटके फोड़ दिए जाते हैं और वो मटकों को अलग कर दिया जाता है। काफी सारे इलाके ऐसे हैं हमारे देश में जहां पे दुकानों पे लिखा हुआ है कि यहां पे अगर आप चाय पिएंगे तो आपको अपना ग्लास खुद धोना है। और ये जो मैसेज है ये सिर्फ दलितों के लिए है, जो अनटचेबल कम्युनिटी जिसको माना जाता है उनके लिए है, कि जब आप यहाँ पे चाय पिएंगे तो आपको अपना ग्लास खुद धोना पड़ता है। ऐसे काफी सारे जगह हमने देखे जहां पे नाई जो बार्बर है वो उनकी कटिंग नहीं बनाता है, और जो माँ है या जो उस बच्चे का पिता है उनको खुद को अपने बच्चों की कटिंग करनी होती है, क्योंकि वो अलाउ नहीं है उनको। या काफी सारे जगह जब उनको करवाना होता है अपने कटिंग, तो उनको गांव से 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर तक जाना होता है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ एक 50 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, आज के तारीख में भी ऐसे गांव हैं जहां पे ये हो रहा है। सरकारों ने काफी कानून बनाया। एक बहुत पावरफुल एक्ट है हमारे देश में, SC/ST एट्रॉसिटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें तकरीबन 15 प्रोविजंस हैं जो कहते हैं कि किसी के साथ भी आप छुआछूत, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो हमने एक बार ये कोशिश की कि हम 1000 गांवों में देखें कि क्या इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो साथियों, हमको वो 1000 गांवों में कोई भी गांव ऐसा नहीं मिला जहां पे वो एक्ट पूरी तरह से लागू हुआ हो। सभी गांवों में उस एक्ट का वायलेशन हो रहा है। वो एक्ट क्या कहता है? वो एक्ट कहता है कि आप बॉन्डेड लेबर अपने गांव में या अपने घर में नहीं रख सकते। लेकिन हमारे गांव में आज भी बॉन्डेड लेबर है, जो कई बार हमको दिखता है, कई बार वो इनविजिबल है, लेकिन वो प्रैक्टिस हमारे गांव में चलती है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन हमारे गांव में वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। बच्चों के साथ स्कूलों में, हेल्थ सेंटर्स में, क्योंकि जब वो हेल्थ सेंटर में जाते हैं कई सारे जगह में डॉक्टर उनको टच नहीं करता है। डॉक्टर को लगता है ये अनटचेबल है, मैं टच नहीं करूंगा, तो वो जस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये दवाइयां लेनी है, लेकिन वो टच करके चेक नहीं करेंगे कि उसको क्या परेशानी है। तो इस तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। और सरकारों के जो प्रयास हैं वो काफी हुए, लेकिन वो फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? क्योंकि हमारे देश में जो कानून बने, तो ये 93 में जो पहला कानून बना था, उसको जो इंप्लीमेंट करने के लिए एक मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी मिली थी, उसका नाम था हुपा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये समस्या है जेंडर की, क्योंकि 95% लोग महिलाएं इस काम में लगी है। ये समस्या है कास्ट की, क्योंकि 100% दलित लोग ये काम करते हैं। लेकिन ये जो काम की जिम्मेदारी मिली वो एक मिनिस्ट्री को मिली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है, जो कंस्ट्रक्शन में डील करती है। तो समस्या कुछ है और सॉल्यूशन हमने कुछ और दे दिया। और जब इस मुद्दे पे काम हुआ अभी तक, तो समस्या क्या हुई कि सरकारों ने कहा कि ये समस्या बहुत बड़ी है, चलिए ये मिनिस्ट्री ये काम करेगी, ये मिनिस्ट्री रिहैबिलिटेशन का काम करेगी। तो ना तो वो लिबरेशन का काम हुआ, ना रिहैबिलिटेशन का काम हुआ। तो काफी सारे गैप्स इसमें हैं। एक बहुत बड़ा गैप हमारे देश में एक स्कॉलरशिप पॉलिसी है कि जो लोग 100 डे मैनुअल स्पंजिंग का काम करेंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन दिलचस्प बात ऐसी है कि 93 में सरकार ने इसको बैन कर दिया। तो जिस चीज को आपने बैन कर दिया है, वही चीज अगर कोई 100 दिन करेगा उसको आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शन पॉलिसीज में है, जिसकी वजह से लोग सफर करते हैं, लोग इस तरह का अमानवीय जिंदगी जीते हैं और मजबूरीवश उनको इस तरह का काम करना पड़ता है। साथियों, ये सब समस्याओं को देखते हुए फिर हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। इस अभियान के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी इस प्रथा में लगे हैं उनको लिबरेट किया जाए।
क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिले तो 6 दशक हो गए हैं, 6 डेकेड्स हमने बिता दिए, लेकिन हमारे देश में लाखों लोग हैं जिनको असल मायने में अभी भी आज़ादी नहीं मिली है, वो अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो उनको अगर हमको आज़ाद कराना है तो ये एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं इस अभियान के माध्यम से। और अब तक हम लोगों ने 19,000 से ज़्यादा औरतों को जो इस काम में लगी थी उनको लिबरेट कराया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक डिग्निफाइड लाइफ दिलाने की कोशिश करें। और ये जो स्ट्रगल है ये सिर्फ उन महिलाओं का नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो समाज के दूसरे तबके के लोग हैं वो भी इस स्ट्रगल में साथ में आए। क्योंकि समस्या ये होती है हमारे देश में कि कोई व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा है, हम मानते हैं उसकी समस्या है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां रोज सुबह हजारों लाखों औरतों को दूसरों का मल, दूसरों की टट्टी, दूसरों का ह्यूमन एक्सक्रीटा सर पे लेके डिस्पोज करने के लिए जाना होता है। हम ऐसे देश में रहते हैं, तो ये समस्या सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो ये काम में लगे हैं, ये समस्या हमारी भी है। अगर उनको नींद नहीं आती है बारिश में जब उनके ऊपर मल गिरता है, तो हमको भी नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं जहां पे उनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ ये अपील करने के लिए आया कि हमको इस तरह के मुद्दों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और जो हमारे अंदर एक माइंडसेट है कि ये प्रॉब्लम उनका है, ये प्रॉब्लम सरकार का है, ये प्रॉब्लम मीडिया का है, वो छोड़ के हर किसी को इस मुद्दे पे एक टाइम लेके आना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए मैं इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं या कर सकती हूं। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की या जो विक्टिम है, जो इस काम में लगे हैं, उनकी नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी भी है, और मैं भी अपना एक पावरफुल रोल इसमें प्ले कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो मैं जस्ट इतनी ही अपील आपसे करके अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया।